नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आपका एक बार फिर से फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रश्नों के महाकुंभ सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, आज उसका 5वां सीरीज है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत आप जाइए, जो 4 सीरीज हो चुके हैं उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो आपको 4 सीरीज हैं उस सीरीज में आपको बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि 2016 में जो पीजीटी का एग्ज़ाम आपका हुआ था, उसमें से हमने 85 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं और विद एक्सप्लेनेशन। और एक क्वेश्चन में से हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन वहाँ से निकाले थे। तो उस सीरीज को ज़रूर देखिए, आपको बड़ा ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या है आज के सेशन में? हम लोगों ने इससे पहले के सीरीज में 85 क्वेश्चन देखा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए 86 नंबर का क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि चिकित्सालयों में, कहाँ पर? हॉस्पिटल में परिव्यांकन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में उसके कॉस्ट को निकालने के लिए कौन सी विधि को अपनाई जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिएगा क्या ऑप्शन कौन सा है। इकाई लागत, परिचालन, बहुविधि और उपकार। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूं। आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा उसी एक्सप्लेनेशन में ही। चिकित्सालय जो होते हैं और जितने भी सर्विस सेक्टर होते हैं जहां पर केवल और केवल सेवाएं दी जाती हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय ना करके सेवाओं को प्रदान किया जाता है, उस संस्था में ऑपरेटिंग परिव्यांकन का यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे यूज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हॉस्पिटल बोल दिया। परिवहन की लागत को निकालने के लिए परिवहन में जितने भी हमको कैलकुलेशन करने होंगे, उसमें क्या निकालना है? अगर से आपको कॉस्ट निकालना है या प्रोडक्शन की वैल्यू निकालनी है, कैसे क्या हो रहा है, तो उसमें क्या यूज होगा? परिचालन परिव्यांकन का यूज होगा। ठीक है, चिकित्सालय हो गया, स्कूल्स हो गए और परिवहन विभाग हो गया। तो इस सब में क्या यूज होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ऑपरेटिंग यूज होगा। बात समझ में आई ना? तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? आंसर बी आपका सही हो जाएगा कि चिकित्सालयों में परिव्यांकन की कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो परिव्यांकन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? परिचालन अपनाई जाती है। ठीक है, तो ये आज का ये पहला क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैर कृषि आय में सम्मिलित है। अब बताइए, कह रहा है कि गैर कृषि आय में सम्मिलित है। अभी हम लोगों ने हमारे पहले ही सीरीज में आया था कि कृषि आय क्या है, कृषि आय क्या है। अब इसमें आ गया आपका कि गैर कृषि आय में निम्न में से क्या सम्मिलित है। पहले तो ये देख लेते हैं कि कृषि आय क्या होता है। मैंने वहाँ पर बताया था, यहाँ पर भी बताता हूँ कि कृषि आय वह आय होता है जहाँ पर, जिस भूमि पर कृषि से संबंधित कार्य हुए हों। अगर भारत की बात करें तो वह जमीन भारत के अंदर ही स्थित हो, कहीं विदेश में ना स्थित हो, और उस पर कृषि कार्य हुआ हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कृषि आय कहलाएगा। और गैर कृषि आय, कृषि आय में जो शामिल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? कृषि आय, गैर कृषि आय कहलाएगा। गैर कृषि आय में देखते हैं क्या क्या शामिल है। जंगली घास की बिक्री से आय। क्या हमने जंगल में कृषि कार्य किया?
जी नहीं, बिल्कुल वो अपने आप उगाई होती है, अपने आप जाम जाती है, जम जाती है। अब हमारे देहाती लैंग्वेज में कहते हैं कि घास जाम गया है, घास जाम गया है। तो घास जाम गया है या जम गया है, वो अपने आप उग जाती है, ठीक है। वो अपने आप उगाई हुई घास है, तो उसकी बिक्री से जो आय होगा वो कृषि आय कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है तो ये क्या होगा, गैर कृषि आय होगा। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि मत्स्य पालन से आय, मछली पालन, क्या मछली पालन में कृषि से संबंधित कोई कार्य करना होता है? जी नहीं। कृषि से संबंधित कार्य क्या होते हैं? खेतों की जुताई करना, बुआई करना, सिंचाई करना, उसकी कटाई करना, ये सब कृषि कार्य होते हैं। क्या मछली पालने के लिए हमको जुताई करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती है। कृषि से संबंधित हमको कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। तो वो क्या कहलाएगा आपका, कृषि आय ना होके ये क्या कहलाएगा आपका, गैर कृषि आय कहलाएगा। बात समझ में आई? कह रहा है कि खानों की अधिकार शुल्क से आय। अधिकार खान क्या होता है, जहाँ पे कोयला माइंस होते हैं, कोयला निकला हुआ या और कोई सोने की खान हो गया, उसके अधिकार शुल्क रॉयल्टी अगर मिल रहा है तो क्या ये आपका कृषि आय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या है ये आपका गैर कृषि आय है। तो इसका मतलब आंसर क्या सही होने वाला है? इसका मतलब आंसर क्या है आपका 4 सही होने वाला है कि गैर कृषि आय में इन सबको शामिल किया जाता है। गैर कृषि आय में इन सबको शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया 4, ठीक है। तो ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 87 था। अगले क्वेश्चन पे 88 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि यदि प्रति इकाई विक्रय मूल्य, यदि प्रति इकाई विक्रय मूल्य कितना है 10 रुपये है, यानी सेल प्राइस आपका कितना दे रहा है, सेल प्राइस 10 रुपीज़ दिया है, प्रति इकाई है। परिवर्तनशील लागत कितना दिया है 6 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट आपका दिया है कितना 6 रुपये दिया गया है। और फिक्स कॉस्ट कितना दे रहा है आपका, फिक्स कॉस्ट दे रहा है 48,000। तो आपसे पूछ रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। जैसे ही मैथ का क्वेश्चन आता है, कॉमर्स के बच्चों की आंखों में चमक आ जाता है। क्यों? क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चों को मैथ बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी इतना थोड़ा सा दिख रहा है क्वेश्चन अजीब टाइप का, लेकिन 1 मिनट भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगेगा। देखिएगा, बीईपी इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन, डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा सर? कंट्रीब्यूशन इक्वल टू होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो देखिएगा सेल कितना है 10 रुपये है और वेरिएबल कॉस्ट कितना 6 रुपये। तो यहाँ पे 10 माइनस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बीईपी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल प्राइस, इनटू सेल प्राइस। देखिएगा फिक्स कॉस्ट आपका कितना है 48,000 है, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 4 रुपीज़, ये कितना है 10। यहाँ से इसको काटो 12 चौक 48, 12,000 गुणे 10 कर दो कितना हो जाएगा, 12,000 गुणे 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,20,000 रुपये। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कौन सा? आंसर तीसरा। 1 मिनट नहीं लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। कितना हो जाएगा 1,20,000 रुपये। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 89, यदि एक फर्म का चालू अनुपात कितना है। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन फिर से आ गया, मैथ का क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन देखते ही मज़ा आ जाता है कि हाँ भैया अब हमारे लायक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। कितना दे रहा है 2.5 रेशियो कितने का 2.5 अनुपात 1 दे रहा है, क्या करंट रेशियो दे रहा है। और कह रहा है कि वर्किंग पूंजी आपकी कितनी दी गई है 90,000। वर्किंग पूंजी कितनी दी गई है 90,000। तो क्या पूछ रहा है? करंट लायबिलिटी पूछ रहा है,
फंसा दिया क्वेश्चन। हमको केवल रेशियो निकाल के दे दिया है, ना तो हमको करंट एसेट दिया है और लायबिलिटी तो पूछ ही रहा है, बस क्या दे दिया, वर्किंग कैपिटल। 1 मिनट भी क्वेश्चन नहीं लगेगा सॉल्व करने में, है ना। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 1 मिनट भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। आपका करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है। उम्मीद है कि आप सबको भी पता ही होगा। जी बिल्कुल पता है, उम्मीद नहीं करना है, आप सबको पता है। ठीक है, करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपको दिया है, देखो यहाँ पर ये आपको निकाल के दिया, तो इसको हम ऐसे रख सकते हैं क्योंकि सामने वाला बटे में, तो इसको हम बटे में कर सकते हैं, रेशियो में दिया है। तो इक्वल टू कितना, करंट लायबिलिटी है, इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो कितना हो जाएगा, करंट एसेट इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी हो जाएगा। ये हो सकता है, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ करा देंगे, तो करंट एसेट इक्वल टू 2.5 CL मतलब करंट लायबिलिटी। अब आपको देखो इसकी वैल्यू, करंट एसेट की वैल्यू प्राप्त हो गई है। यहाँ तक बात समझ आई। अब आपको निकालना क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, वर्किंग कैपिटल दिया ना, वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको दिया है कितना, 90,000। वर्किंग कैपिटल आपको 90,000 दिया है। करंट एसेट हमको पता चल गया कितना, ये क्या था आपका, करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। अब देखो 2.5 CL माइनस करंट लायबिलिटी ये दिया गया है। अगर ये 2.5 इसका मतलब ये 1 हो सकता है, 1 हो सकता है ना, जी बिल्कुल हो सकता है। तो 90,000 माइनस 2.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 करंट लायबिलिटी आ जाएगा, 1.5। तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू कर सकते हैं हम, करंट लायबिलिटी बराबर 90,000 डिवाइड बाई 1.5, क्योंकि इधर लेके आएंगे, अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, मतलब कि 60,000 रुपया आपका करंट लायबिलिटी आ जाएगा। तो आंसर देखो कौन सा है, 60,000। इसका भी आंसर कितना है, तीसरा है। देखा कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। पहले क्या करेंगे हम, करंट रेशियो से निकाल लेंगे करंट एसेट, इसके बाद क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे रखेंगे, आपका आंसर फटाफट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यावसायिक पूर्वानुमान की तकनीकी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं आपसे कि पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। पूर्वानुमान की तकनीक ही पूछ रहा नहीं है। पूर्वानुमान होता क्या है, फ्यूचर प्लानिंग करना, फ्यूचर का अनुमान लगाना क्या कहलाता है, पूर्वानुमान, जिसे हम क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, फॉरकास्टिंग। क्या बोलते हैं, फॉरकास्टिंग बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, व्यवसाय से संबंधित फ्यूचर का अनुमान लगाना व्यवसायिक पूर्वानुमान कहलाता है। किसके आधार पर, प्रेजेंट के आधार पर और पास्ट के आधार पर। हमने प्रेजेंट में क्या किया है, क्या कर रहे हैं, और पास्ट में क्या हो चुका है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, उसको हम रिकवर करने के लिए, मतलब कि रिकवर करने के लिए और प्लानिंग करने के लिए, ताकि हमारा लॉस ना हो। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को और गेन करने के लिए और बढ़ाने के लिए फ्यूचर प्लानिंग करना ही क्या कहलाता है, पूर्वानुमान कहलाता है। अब देखिए इसमें तकनीकी कौन कौन सा है। बजटन, बजटन का मतलब ये होता है कि फ्यूचर के लिए प्लान करना, तो पूर्वानुमान ये भी हो जाएगा। लाभ नियोजन करना, प्लानिंग करना, विनियोजन करना, मतलब कि प्रॉफिट को नियोजित करना, ये भी किसका है, एक साधन है पूर्वानुमान का। लागत मानकों का निर्धारण करना, जी बिल्कुल ये भी है, लागत मानकों का निर्धारण करना फ्यूचर के लिए। मानक स्टैंडर्ड, मानक का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड बना देना कि इतने पर इसको यूज करना है, इतना काम करना है। लागत का मतलब इतनी लागत होनी चाहिए। ठीक है, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण,
वित्तीय विवरण का प्रस्तुतिकरण करना कोई पूर्वानुमान नहीं है। वित्तीय विवरण का प्रस्तुतिकरण करना मतलब होता है कि व्यवसाय से संबंधित उसके वित्तीय स्थिति की, व्यवसायिक स्थिति को जानने के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका मतलब आपका आंसर कौन है? आंसर आपका 4। यह तकनीकी पूर्वानुमान की तकनीकी नहीं है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। कह रहा है कि कर देयता टैक्स पेबल निर्धारित करने को कहते हैं। कह रहा है कि जब हम टैक्स देयता को निर्धारित करते हैं तो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? एक शब्द में क्या हम जांच कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। जांच करना तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। समीक्षा करना, ये भी नहीं। इसमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका आंसर पहला, कर निर्धारण करना ही क्या कहलाता है? आपका कर देयता कहलाता है। कर देयता का निर्धारण करना कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 91 का था, आंसर पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यापक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित है। पहले तो ये जान लेते हैं कि व्यापक अर्थशास्त्र होता क्या है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी बोला जाता है। मैक्रो इकोनॉमी होता क्या है? मैक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है कि व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर किसी भी चीज का विश्लेषण करना व्यापक अर्थशास्त्र कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंट क्या है। मैंने बताया था जब किसी पूरे देश की अगर हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, पूरा देश हमारा भारत है, अगर हम पूरे भारत का अध्ययन करेंगे तो हमारा व्यापक हो जाएगा। अगर हम वहीं अपने यूपी का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाएगा? माइक्रो कहलाएगा। तो ठीक है, तो इसका आंसर कैसे हो सकता है कि राष्ट्रीय आय का अगर हम मापन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये व्यापक है, पूरे देश की बात आ जाएगी राष्ट्रीय आय की बात मापन करने में। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मापन करना या विश्लेषण करना तो ये भी आपका व्यापक है। अंतरराष्ट्रीय का मतलब पूरे विश्व का अध्ययन करना व्यापार से संबंधित। अगला कहता है कि व्यापार चक्र। व्यापार चक्र भी हमारा क्या है? व्यापार चक्र भी हमारा व्यापक में शामिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? उपयुक्त सभी व्यापक के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। उपयुक्त सभी जितने भी हैं ये क्या हैं? आपके व्यापक के एग्जाम्पल, मैक्रो इकोनॉमी के एक एग्जाम्पल थे। ठीक है, इसका आंसर 14 सही हो गया। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि सहसंबंध गुणांक एक माप है। सहसंबंध गुणांक एक माप है। सहसंबंध क्या होता है? दो चरों के बीच में जब हम क्या करते हैं, उसके रिलेशन को कंपेयर करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं तो क्या कहलाता है? आपका सहसंबंध कहलाता है। सहसंबंध माप है जो ये दो चरों के रेखीय संबंध के माप को बताता है। आंसर मैं यहीं से डायरेक्ट लेता हूं। आंसर दूसरा है। सहसंबंध जो होता है आपके दो चरों के मध्य रेखीय संबंध को बताता है। कैसे? देखिएगा, हमने दो वस्तु ले लिया, एक y ले लिया, एक क्या ले लिया? x ले लिया और इसको बना दिया। अब जो कह रहा है कि रेखीय संबंध को जब हम दोनों चरों के युग्मों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे तो एक सीधी रेखा ऐसे बन जाती है। तो इसे क्या कहेंगे? पूर्ण सहसंबंध बोला जाता है। पूर्ण सहसंबंध बोला जाता है। तो ये जो यही कह रहा है कि रेखीय संबंध, ये देखो रेखीय संबंध बन रहा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका दूसरा हो जाएगा कि सहसंबंध गुणांक माप किसका करता है? दो चरों के मध्य किसके संबंध को? रेखीय संबंध को कंपेयर करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियर्सन के सहसंबंध, देखो फिर से सहसंबंध का कोरिलेशन का क्वेश्चन आ गया। फिर से कह रहा है कि पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना के लिए किस प्रकार के आंकड़े उपयुक्त नहीं है। मतलब कि पूछ रहा क्वेश्चन है कि अगर हम पियर्सन मेथड से क्या निकाल रहे हैं? सहसंबंध निकाल रहे हैं, तो ये जो आंकड़े आपके पास हैं, इस आंकड़ों को इसके लिए यूजफुल है कि ये आंकड़ा इसके लिए यूजफुल है कि नहीं है। कौन सा आंकड़ा? देखिएगा, हम आंसर डायरेक्ट बताते हैं। इसका जो है नाम मात्र का जो आंकड़ा होने वाला है वो कार्ल पियर्सन के गुणांक में इसका यूज नहीं है। यूज बिल्कुल भी नहीं है।
इसमें क्रमवाचक, अंतराल और अनुपात, इसमें क्या होता है, सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए क्रमवाचक आंकड़ों की जरूरत पड़ती है और अंतराल, कंटिन्यूस सीरीज जो होती है उन आंकड़ों की यहाँ पर जरूरत पड़ती है और रेशियो की जरूरत पड़ती है। नाम मात्र का आंकड़ा सहसंबंध गुणांक में इसका कोई यूज नहीं है। बात समझ में आई ना? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था ये देखेंगे, नहीं है, कौन सा आंकड़ा उपयुक्त नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? नाम मात्र का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया भैया। क्या आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन, कक्षा 11 का क्वेश्चन आ गया आपके पास। देखो पीजीटी के एग्जाम में क्लास 11th का क्वेश्चन आपके सामने है। हम क्लास 11th में इसको सिखाते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए, जीपी रेशियो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। कॉमर्स के हर एक स्टूडेंट के जुबान पे ये फॉर्मूला रटा होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट सेल, क्या है? नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। दूसरा, सकल लाभ डिवाइड बाय शुद्ध विक्रय इनटू 100। ठीक है, अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेता शुद्ध लाभ का, तो बस थोड़ा सा चेंज हो जाता, यहाँ पर सकल के स्थान पे क्या हो जाता? शुद्ध हो जाता, नेट हो जाता, और कुछ नहीं होता। सेम फॉर्मूला, बस सकल के स्थान पर शुद्ध, मतलब ग्रॉस के स्थान पर नेट का यूज हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर आर्थिक क्रियाएं हैं? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं और अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, जब तक हमको ये नहीं पता होगा तो हम किसी में कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। हम कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे कि किसको किस में डालें, किसको किस में लेके जाएं भैया। चलिए देखते हैं आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। आर्थिक क्रिया क्या होता है? आर्थिक क्रिया का मतलब होता है लाभ कमाने के उद्देश्य से जब कोई कार्य किया जाता है, मतलब पैसा कमाने के उद्देश्य से जब हम कोई काम करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? आर्थिक क्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे? आर्थिक क्रिया। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि आर्थिक क्रिया क्या है। दूसरा देखते हैं अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया क्या होता है? अनार्थिक क्रिया का मतलब जहां पर पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं हो, केवल और केवल सेवा भाव हो, वहां पर क्या होगा? अनार्थिक क्रिया होगा। अब इसमें देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं तीनों चारों ऑप्शन में कि कौन सा किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, व्यवसाय किसके लिए किया जाता है? पैसा कमाने के लिए। क्यों किया जाता है व्यवसाय? पैसा कमाने के लिए भाई। तो पैसा कमाएंगे, व्यवसाय में लाभ के उद्देश्य से जब कोई काम किया जाता है तो उसे क्या किया जाता है? कहा जाता है व्यवसाय कहा जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि नौकरी। नौकरी भी हम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। तो ये भी क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रिया हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि परोपकार। परोपकार भैया हमसे पूछा गैर आर्थिक। परोपकार का मतलब होता है सहायता करने के लिए काम किया गया होगा, किसी पर उपकार कर दिया होगा, किसी की सहायता कर दी गई होगी, उसे क्या बोलते हैं? परोपकार। ठीक है, तो ये आपका आंसर है कौन सा? परोपकार गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। पेशा, पेशा मतलब प्रोफेशन, डॉक्टर, टीचर, वकील, ये इनका प्रोफेशन होता है, तो वो भी किसके लिए होते हैं? पैसा कमाने के लिए ही ये सब काम करते हैं। तो आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं में, आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती है जो पैसा कमाने के लिए या लाभ कमाने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं जहां पर पैसा कमाने का कोई भी उद्देश्य
नहीं हो, केवल क्या हो, सहायता करना हो, वो क्या कहलाएगा आपका, अनार्थी क्रिया कहलाएगी। तो आंसर आपको समझ में आ गया ना कि क्या है, परोपकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंध में नीति निर्धारण किसका हिस्सा होता है? प्रबंध में नीति निर्धारण किसका हिस्सा होता है? क्या नियोजन का होता है, क्या निर्देशन का होता है, समन्वय का होता है, या फिर नियंत्रण का होता है? आंसर मैं डायरेक्ट बता दूं, इसके बाद समझाऊंगा। ये प्रबंध का जो नीति निर्धारण होता है, ये नियोजन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? नियोजन का पार्ट होता है। नियोजन में ही क्या होता है, उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है, और क्या किया जाता है, नीति निर्धारण किया जाता है। जबकि निर्देशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन देना, ठीक है, किसी को डायरेक्ट करना। और समन्वय का मतलब है जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन सबको क्या करना है, मिला के काम करना। और आपको पता है नियंत्रण का मतलब होता है जिस उद्देश्य के लिए हम कोई काम कर रहे हैं उस उद्देश्य के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह चेक करना क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। तो आंसर आपका क्या सही है? पहला, नीति निर्धारण करना किसका हिस्सा है, नियोजन का हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काल पियर्सन। देखिए आपके इस 20 क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन आपको मिल रहा है सहसंबंध से, सहसंबंध से। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर से आपके एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में 2016 में सहसंबंध से केवल और केवल 20 क्वेश्चन में ही आपको 3 क्वेश्चन मिल गया है, तो ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सहसंबंध का चैप्टर आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा कि काल पियर्सन का संबंध, सहसंबंध गुणांक की सीमाएं क्या है। सीमाएं मतलब कि जो उसका एक्यूरेट आंसर आएगा, जो हम कैलकुलेशन करेंगे, जो उसका पॉइंट आएगा, वो कहाँ तक जा सकता है। तो ये यहाँ तक आ सकता है, ना तो ये 1 से कभी कम हो सकता है, ये कम नहीं हो सकता है, और ना तो ये कभी 1 से ज़्यादा हो सकता है। बात समझ में आएगी ना। सहसंबंध गुणांक जब हम काल पियर्सन मेथड से निकालेंगे तो इसका लिमिट कितना होगा, ना तो ये 1 से कम होगा, -1 से ना तो कम होगा, ना तो +1 होगा। कंफर्म। ये आपका क्वेश्चन था 98। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब माल को निर्यात करने के उद्देश्य से आयात किया जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जब माल निर्यात करने के उद्देश्य से आयात किया जाता है, तो पहले आप तो ये जान लो कि आयात निर्यात क्या होता है। आयात का मतलब होता है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश से क्या करता है, जब कोई देश किसी दूसरे देश से माल की खरीदारी करता है तो आयात कहलाता है, और वहीं जब उसको बेचता है तो क्या कहलाएगा, वो निर्यात कहलाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जब हम निर्यात कर रहे हैं और किस उद्देश्य से, उसको फिर क्या करना है, आयात करना है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा पुनः निर्यात। क्या आंसर होगा? पुनः निर्यात होगा। बात समझे। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कर रहा है किसी दूसरे से, मान लेते हैं कहाँ, रूस से ले लेते हैं, रसा से हमने ले लिया, कुछ खरीद रहा है। क्या कर रहा है? कुछ खरीद, मतलब आयात कर रहा है। ठीक है, किसको देने के लिए? नेपाल को ले लें, नेपाल को ले लिया, नेपाल को बेचने के लिए। क्या करने के लिए? नेपाल को क्यों? क्योंकि नेपाल के पास कोई बंदरगाह नहीं है कि वो रसा से या किसी और रसा से क्या कर ले, कोई सामान खरीद ले। जापान ले लेते हैं, यूएसए ले लेते हैं, कोई भी देश ले लेते हैं। जब भारत क्या कर रहा है, किसी भी दूसरे देश से आयात कर रहा है उसको नेपाल को बेचने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा आपका? पुनः निर्यात कहलाएगा। आंसर आपका समझ में आ गया? क्या कहलाएगा आपका? वो पुनर्निर्यात कहलाएगा।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बाजारों के लिए किसी देश को खुला रखने से बेरोजगार और बेरोजगार संसाधनों का उपयोग करने का अवसर मिलता है, यह सिद्धांत किसने दिया है? बड़ा ही जबरदस्त सिद्धांत आ गया। हर बार पेपर में सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर 3 सिद्धांत पर चर्चा करने वाला हूँ। हर बार 2-3 क्वेश्चन सिद्धांत से मिल ही जाते हैं, और नेट के पेपर में सिद्धांतों का भरमार होता है। सिद्धांतों से ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि इसको बताइए ये सिद्धांत किसका है, मैच करिए, यहाँ से वहाँ मैच करिए, यहाँ से वहाँ मैच करिए, तो क्या कहलाता है। तो यहाँ देखते हैं कि ये सिद्धांत क्या क्या है। देखिए मैं इसका आंसर बता दूं, विश्व बाजारों के किसी भी देश को खुला रखने के लिए अगर खुला छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर बेरोजगारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब विदेशी क्या करेंगे, आपके यहाँ आके काम करेंगे, व्यवसाय आरंभ करेंगे, कारखाने लगाएंगे, तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, वहाँ पर कम हो जाएगी, रोजगार उत्पन्न हो जाएगा। और कह रहा है कि बेरोजगार संसाधनों का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो ये सिद्धांत आपके दिए हैं, बेंट फॉर सरप्लस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पहला सिद्धांत हो गया किसके नाम से, बेंट फॉर सरप्लस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दूसरा कह रहा है कि रिकॉर्डियन सिद्धांत, इसको रिकार्डो के नाम से भी जानते हैं, इसको रिकॉर्डो के नाम से भी जानते हैं। ये रिकॉर्डियन सिद्धांत क्या कहलाता है, ये लगान के सिद्धांत के नाम से भी फेमस है। लगान सिद्धांत कहा जाता है। रिकॉर्डियन ने किस सिद्धांत को दिया है, लगान के सिद्धांत को दिया। लगान के सिद्धांत में क्या बताया गया है, रिकॉर्डर ने बताया है कि लगान तब लगता है जब किसी भी बंजर जमीन या अनयूजफुल जमीन को यूज करना शुरू कर दिया जाए, तब उस पर क्या होता है, लगान लगता है। मतलब कि क्या सर, समझ में नहीं आया। अरे भाई क्या होता है, जब कोई बंजर जमीन पड़ी होती है, अगर उस पर खेती या उस पर कोई यूज नहीं हो रहा है, खेती का कार्य नहीं हो रहा है, तो उस पर कोई लगान लगेगा? वो तो फालतू पड़ी, उस पर कौन लगान लगाएगा, उस पर लगान। जब वो क्या होता है, उस जमीन को यूज करना शुरू कर देते हैं, उसमें उर्वरक का यूज करके हम खेती करना शुरू कर देते हैं, तब उस पर क्या लगना शुरू होता है, लगान लगना शुरू होता है। ये क्या कहलाता है, रिकॉर्डियन सिद्धांत बताया जाता है। ठीक है, अब लगान लगता क्यों है, देखिएगा कैसे लगान लगेगा। मान लेते किसी भी देश की जनसंख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जमीन अगर बंजर पड़ा हो तो बंजर जमीन यूज कब होगा, ये देखिएगा। मान लेते किसी भी देश की जनसंख्या, हम अपने भारत की जनसंख्या ले लेते हैं, हमारे भारत की जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। एक एक जमीन खोज खोज कर उसको उपयोग किया जा रहा है। आप गांव में चले आइए, देखिए, अगर आप शहर के हैं तो गांव में आके देखिए कि कोई भी ज़मीन अब आपको फालतू नहीं मिलेगी। जो बाग बगीचे थे, जहां पर हम लोग मैच खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, वो भी क्या हो गया है, अब वो यूज हो गया है। अब क्रिकेट खेलने के लिए जगह भी नहीं है। अब उस बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए क्या रिकॉर्ड ने सिद्धांत बनाया कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्य पदार्थ का क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। गेहूं बढ़ेगा, गेहूं का डिमांड बढ़ेगा, चावल का डिमांड बढ़ेगा। जब इसका डिमांड बढ़ेगा तो लोग खेती की तरफ भागना शुरू करेंगे। जो जमीन पड़ी होगी उसको क्या करेंगे, उस पर काम करना शुरू कर देंगे। जैसे खाद्य पदार्थों का डिमांड बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ता चला जाएगा। अब उत्पादन बढ़ेगा तब उस पर क्या होगा, लगान लगना शुरू होगा। ये कौन सा सिद्धांत है, रिकॉर्डियन सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत कह रहा है कि हेक्सर ओहलीन है। ये हेक्सर ओहलीन का सिद्धांत क्या कहता है कि दो वस्तुओं या दो देशों के लागत का तुलनात्मक अध्ययन करता है। ये क्या, दो वस्तुओं के, हेक्सर ओहलीन का सिद्धांत कहता है कि दो वस्तुओं के तुलनात्मक अध्ययन को किया जाता है, या कहा जाता है कि किसी दो देशों कि पूंजी और श्रम को क्या किया जाता है, पूंजी और श्रम के आधार पर दोनों देशों का क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, हेक्सर ओहलीन का सिद्धांत। इसको क्या नाम जाता है, लागत के तुलनात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। लागत के तुलनात्मक सिद्धांत के रूप में भी इसको जाना जाता
है। इसका नाम क्या है? हेक्सर ओहलिन ने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम क्या है? लागत के तुलनात्मकता सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या थे आपके? रिकॉर्डर और हेक्सर ओहलिन बेंट फॉर सरप्लस सिद्धांत। बेंट फॉर सरप्लस सिद्धांत आपके क्वेश्चन में ही है, तो आपका आंसर कौन सा आएगा? आंसर नंबर 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखांकन विवरणों में संयोगिक दायित्वों को, ध्यान से देखिएगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्टीजेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी से बोला जाता है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बोला जाता है, के संबंध में नोट्स को जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन में आता है। कह रहा है जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं, शेड्यूल 3 आप लोगों ने देखा होगा, 2023 के अकॉर्डिंग जब अब बैलेंस शीट बनना शुरू हो गया, अब बैलेंस शीट का नाम शेड्यूल 3 के नाम से जाना जाता है। हमने देखा होगा लिखा जाता है नोट्स टू अकाउंट, लिखा जाता है ना। और नोट्स क्या है? कॉमर्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, नोट्स प्रिपेयर करवाया जाता है, इसका एक सिद्धांत है, इसीलिए हमेशा नोट्स बनवाया जाता है। किस सिद्धांत से? वही पूछ रहा है, जो नोट्स तैयार किया जाता है संयोगिक नोट्स, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का नोट उसमें जोड़ दिया जाता है कि ये घटना घटित हो सकती है, ये घटना घटित हो सकती है। वो किसके कथन से? प्रकटीकरण। क्या करने के लिए? प्रकटीकरण का एक सिद्धांत होता है जिसमें नोट्स टू अकाउंट बनाया जाता है। वो किस सिद्धांत के अनुसार? प्रकटीकरण के अनुसार। इन दो सिद्धांतों पर हम चर्चा करने वाले हैं। मुद्रा मापन की अवधारणा। मुद्रा मापन की अवधारणा का यूज वहाँ होता है, इसमें कहा गया है कि यदि कोई ट्रांजैक्शन का अगर मेजरमेंट पैसे में नहीं होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। मतलब कि कह सकते हैं जिसका हम माप पैसे में कर पाएंगे उसी को रिकॉर्डिंग करेंगे, अदरवाइज किसी का और का रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ये किसको बताता है? मुद्रा मापन की अवधारणा बताता है। एग्जाम्पल चाहिए? चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है। मुद्रा मापन की अवधारणा, हमने क्या किया, किसी भी कंपनी में जाके केवल और केवल आदेश दे दिया कितना माल बना दो, और कुछ भी नहीं हुआ। हमने ना तो कॉस्ट पूछा ना तो कुछ किया, पूछा होगा लेकिन हमने कुछ डिसाइड, हमने आदेश दे दिया, तो इसका लेखा नहीं होगा। राम ने श्याम को पत्र लिखा, ट्रांजैक्शन तो हुआ, पत्रों का लेन देन हुआ, लेकिन पैसे में मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शनों को हम लेखा नहीं करेंगे। कौन कहता है लेखा नहीं करेंगे? कहता है कि मनी मेजरमेंट कहता है। बात समझे ना। अगला कह रहा है कि रूढ़िवादिता का सिद्धांत, कंजर्वेटिज्म सिद्धांत इसको जाना जाता है अंग्रेजी में। ये क्या कहता है? कहता है कि भैया अगर भविष्य में आपको हानि होने की संभावना है तो पहले से आप तैयार हो जाइए। तैयार होने का मतलब प्रोविजन बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे बैड डेट, कहीं हमारा पैसा डूबने वाला है तो उसके लिए आप पहले से तैयार हो जाइए, प्रोविजन बना लीजिए। लेकिन अगर से आपको प्रॉफिट होता है तो आप शांत रहिए, उसके लिए कुछ मत बनाइए, प्रॉफिट होने दीजिए। लेकिन अगर लॉस होने की संभावना है तो उसके लिए तैयार हो जाइए। वो क्या कहता है? वो रूढ़िवादिता का सिद्धांत कहता है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 4, प्रकटीकरण का सिद्धांत। प्रकटीकरण का सिद्धांत कहता है कि नोट्स टू अकाउंट बनाना किस में आता है? प्रकटीकरण के सिद्धांत में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 102वां क्वेश्चन कि रूढ़िवादिता, देखो अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिज्म सिद्धांत किसे कहते हैं? लागू होता है चारों में से किस पर लागू होता है और किस पे लागू नहीं होता है? देखिएगा, लेनदारों पर छूट प्रदान करने में जी नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता। लेनदारों को अगर हम छूट दे रहे हैं तो ये हमारा भविष्य का लॉस नहीं है। ठीक है, लेनदारों को छूट हम कब देते हैं? लेनदारों पर छूट प्रदान करने पर। नहीं, हाँ बंद कर दो उसको, चलो ठीक है।
लेनदारों पर छूट प्रदान करने पर ये आपके रूढ़िवादिता के सिद्धांत में नहीं आएगा। अभी जस्ट मैंने बताया क्या बैड डेट का यदि हम प्रोविजन करते हैं, फ्यूचर बैड डेट का मतलब क्या होता है कि हमारा पैसा डूब गया है या डूब जाएगा, उसके लिए तैयार हो जाइए। तो अगर उस पर कोई खर्चा हो, प्रोविजन बनाया जाता है तो क्या कहलाता है आपका रूढ़िवादिता सिद्धांत के अंतर्गत बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर कौन हो जाएगा? अप्राप्त एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में। अप्राप्त मतलब कि पैसा प्राप्त होने वाला नहीं है, पैसा हमको मिलने वाला नहीं है, डूब गया पैसा। तो पैसा डूब गया तो उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं किसके अकॉर्डिंग? कंजर्वेटिव के अकॉर्डिंग हम तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि यदि 10 रुपए के एक अंश पर 6 रुपये भुगतान हुआ है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये, और उस पर कितना? 6 रुपये का भुगतान हुआ है, मतलब कि 6 रुपये प्राप्त हुए हैं, को हरित किया जाता है। मतलब 4 रुपये नहीं मिला, हमको गुस्सा आया। हमको क्या आया? गुस्सा आया, हमने उसके अंशों को वापस ले लिया, तो उसे क्या कहते हैं? हरण कहते हैं। भाई अगर आपका पैसा कोई लिया है तो अगर वो देगा नहीं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल गुस्सा आएगा। आप गुस्सा हो गए और आपने क्या किया? उसके अंशों को, जब हमारे गांव में क्या होता था, जब हमारा पैसा कोई लिया होता था तो अगर वो पैसा वापस नहीं करता था हम उसके सामान को वापस ले लेते थे। कोई सामान लिया रहता तो उसके सामान को ले लेते थे कि ध्यान रखना, अगर जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक हम आपको सामान वापस करने वाले नहीं है। सेम यहाँ पर भी है। क्या है? सेम यहाँ पर भी है। ठीक है, कि अंशों के जो अंश निर्गमित किए गए हैं, अगर उसका भुगतान करने में कोई भी शेयर होल्डर क्या है? असमर्थ है, तो कंपनी क्या करती है? उसको एक नोटिस जारी करके उसके अंशों को वापस ले लेती है। तो उसे क्या बोलते हैं? अंशों का हरण कहा जाता है। अब कह रहा है कि उन अंशों पर 6 रुपये का भुगतान हुआ तो 4 रुपये का भुगतान नहीं हुआ। अब क्या देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उसे इस न्यूनतम मूल्य पर पुनः निर्गमित। भाई हमने जो शेयर होल्डर से शेयर लिया है, क्या हम उसको अपने पास ही रखे रहेंगे? नहीं, किसी ना किसी को देंगे दोबारा। वही कह रहा है कि जब दोबारा किसी को देंगे तो उसका न्यूनतम प्राइस क्या हो सकता है, उसमें हम कितना छूट दे सकते हैं, उसकी न्यूनतम प्राइस क्या हो सकती है? उसकी न्यूनतम प्राइस इतनी हो सकती है कि जितना उस पर भुगतान प्राप्त नहीं हुआ होता है उस राशि तक उसको पुनः निर्गमित किया जा सकता है। मतलब कि 4 रुपये नहीं प्राप्त हुआ है, हम उस शेयर को 4 रुपये तक पुनः निर्गमित कर सकते हैं, री इशू कर सकते हैं। तो देखते हैं आपके ऑप्शन में 4 है कि नहीं। जी बिल्कुल 4 है आपका ऑप्शन। कितना है? 4 है। 4 रुपये तक हम उसको री इशू कर सकते हैं। इससे कम नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सेबी की गाइडलाइन है। सेबी कहता है कि आप इससे ज़्यादा जितना आपको प्राप्त नहीं हुआ है उससे कम आप पुनः निर्गमित नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भले कर दीजिए, आप 10 रुपये कर दीजिए, 12 रुपये कर दीजिए, प्रीमियम पे कर सकते हैं, लेकिन इससे कम आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। बात समझ आई ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। माल्थस ने जनसंख्या पर एक सिद्धांत दिया हुआ है, वो सिद्धांत को माल्थस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और ये माल्थस बताते हैं कि जनसंख्या जो बढ़ रही है वो ज्यामितीय गणित होती है, ज्यामितीय रूप से बढ़ रही है। उनका कहना था कि 25 वर्षों में उनका कहना था कि 25 वर्षों में जनसंख्या क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। और आने वाले 200 वर्षों में वही जनसंख्या 256 गुनी हो जाएगी।
वही जनसंख्या 256 गुनी हो जाएगी। ज्यामिति मेथड से माल्थस ने जनसंख्या के वृद्धि को आंका था और वही उसके प्रोडक्शन में दोनों का कंपेयर, दोनों को साथ में किया था ना, वही उत्पादन में किसका, उत्पादन की वृद्धि में किसके आधार पर, अंगणितीय के आधार पर। तो यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे पूछ सकता माल्थस के अनुसार उत्पादन वृद्धि किसके अकॉर्डिंग की जाती है, तो अंगणितीय। अगर जनसंख्या वृद्धि पूछी तो ज्यामितीय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसका था, 104 माल्थस का क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, अगला और लास्ट आज का क्वेश्चन क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन फलन किसका सहसंबंधात्मक फलन है। उत्पादन फलन देखिएगा, उत्पादन फलन होता है, क्या होता है कि उत्पादन फलन लागत और लाभ के बीच में कंपेयर करना होता है। उत्पादन फलन जिसे कहते हैं, जब किसी भी वस्तु के लागत और उससे लाभ पर उसका दोनों क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, उत्पादन फलन कहलाता है। क्या इसका आंसर है, जी बिल्कुल, आंसर पहला। ठीक है, किसी भी वस्तु को बनाने में जो साधन यूज हुआ है वो लागत में आ जाएगा, पूंजी, श्रम, साहस जो भी यूज हुआ हो, और उसको बेचने से क्या लाभ हुआ है, इन सब का कंपेयर करना, विश्लेषण करना क्या कहलाता है, आपका उत्पादन फलन कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका उत्पादन फलन कहलाता है। ठीक है, तो आज के आपके 20 क्वेश्चन थे सीरीज का, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।